सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण जिसके अंतर्गत हमने 7 भाग हिंदी व्याकरण के पढ़ लिए हैं और ये हिंदी व्याकरण का 8वां भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम समास का प्रथम भाग पढ़ेंगे। यानी समास के 2 वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें समास की संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है और उनके लिए बेहद उपयोगी है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी पटवारी है, रीट है, एसआई है, बीएसटीसी, पीटीटी या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक विशेष वीडियो है जो कि साहित्य क्लासेस भाग 9 है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साहित्य क्लासेस यानी हिंदी व्याकरण का 9वां भाग है। अब 9वें भाग का अर्थ है कि समास का प्रथम भाग है। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, कंपटीशन क्लासेस के लिए अलग है और ये जो राजस्थान एकेडमिक कक्षाएं हैं 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से है। तो आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उन पर ऐड होने के लिए आपको आगे नंबर बता दूंगा, जिस पे आप ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहें, ताकि हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने पर एक फायदा यह भी होगा कि जब भी आपको कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसे अच्छी तरह से देख सकेंगे। भाग प्रथम और भाग द्वितीय, प्रथम भाग में भी इसमें जब समास का ये प्रथम भाग पूरा होगा तब आपको SW के रूप में या यूं कह सकते हैं कि अभ्यास के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के जवाब भी आपको देने हैं। परीक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से यह बनाया गया है, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आइए सबसे पहले अपन चलते हैं कि समास क्या है, समास की क्या परिभाषा है, समास क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले समास की जो परिभाषा दी गई है उसमें हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। शब्दों का मेल है, इसमें वर्णों का या स्वरों का मेल नहीं है। वर्ण अलग चीज है, शब्द अलग चीज है। यानी वर्ण है, यूं कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे ये क है या अ है, ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे ये क शब्द वर्ण है, म है, ल है, इनके योग से क्या बना, कमल बन गया, ये शब्द बन गया। तो शब्दों का मेल है ये, और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब विभक्ति चिन्ह क्या है उनको हम समझेंगे कि समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी बात जो कही जाती है उसे समास कहते हैं। समास को यदि हम देखें कि भाई समास क्या चीज है, देखिए आपकी सुविधा के लिए जो 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, आप इन पर अपने आप को ऐड करवाएं। कंपटीशन क्लास के लिए है तो आप कंपटीशन क्लास दिखें, जो किस क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 8वीं में पढ़ते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी कक्षा में है तो आप निश्चित रूप से लेके 8वीं से 12वीं तक सभी विषयों की जो कक्षाएं वो अपलोड की जाती है। समास को यदि हम 2 भागों में बांटे तो सम प्लस आस होता है। क्या होता है, सम प्लस आस होता है। और सम का अर्थ होता है निकट, क्या होता है, और आस का अर्थ होता है बैठना। सम प्लस आस, यूं कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द है वो पास पास आकर बैठ जाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द है वो पास पास आकर बैठ, जैसे मान लो पूजा घर शब्द है। देखिए, पूजा शब्द अलग है, घर शब्द अलग है, ये दोनों पास पास में आकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो ये समास है। अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या कहेंगे, इसको पूजा के लिए घर, और ये के लिए शब्द क्या है, ये विभक्ति है। क्या है, विभक्ति है। तो अभी अपन देख रहे थे कि विभक्ति का लोप, पूजा के लिए घर, जब हम इसको पूजा के लिए घर है, ये विग्रह युक्त है, अर्थात समासिक पद का विग्रह किया हुआ है।
और इसको समास में बनाएंगे तब ये पूजा घर हो जाएगा। जैसे माता और पिता, ये विग्रह किया हुआ है, और जब हम इसको समास के रूप में बदलेंगे तो माता पिता हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। अब जैसे एक है विद्यालय, अब इसमें देखिए ये संधि युक्त शब्द भी है ना, यानी विद्या प्लस आलय, ये संधि युक्त भी है, इसमें संधि भी हुई है। और ये विद्यालय को हम ये भी कह सकते हैं कि विद्या के लिए घर, विद्या के लिए जो घर है, और विद्या प्लस आलय, यानी इसको इनमें यहां पर तो विद्या प्लस आलय, यहां पर क्या हुआ है, स्वरों का क्या हुआ है, स्वर है वो संक्षिप्त हुए हैं, इसका मतलब ये संधि हुई है। और विद्या और आलय दोनों शब्द मिलकर के और एक समास भी बन गया है। तो यूं कह सकते हैं कि यानी विभक्ति का लोप हो जाता है और बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में बता दी जाती है। जैसे दिन रात है, इसको हम दिन और रात कहेंगे, विग्रह करेंगे क्या होगा, दिन और रात, और ये और शब्द क्या है, विभक्ति है। तो इस प्रकार हम इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें समासिक या समस्त पद कहते हैं, यानी उन्हें समास कहते हैं। समास का अर्थ है समस्त पद, यानी संक्षिप्त किया हुआ। समासिक शब्दों का विग्रह, जैसे मान लो धन संपन्न है, रसोई घर है, और समस्त पद मुख्यतः दो पद होते हैं। कितने, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जैसे मान लो पूजा घर शब्द है, देखिए ये पूजा घर है, इसमें पूजा पूर्व पद है और घर है वो उत्तर पद है, और इसका जब हम विग्रह करें क्या होगा, पूजा के लिए घर। तो ये क्या हुआ, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, ये ध्यान रखना है। जैसे पूजा इसमें पूर्व पद, जैसे माता पिता, माता है वो पूर्व पद है और पिता है वो क्या है, उत्तर पद है। अगर पिता माता हो जाता है, इसको पिता माता कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूर्व पद हो जाता है, ये उत्तर पद हो जाता है। लेकिन ये तो दोनों, क्योंकि द्वंद्व समास है इसलिए दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, इसलिए इसको तो इधर उधर दोनों तरफ रखा जा सकता है। लेकिन जैसे और शब्द है, जैसे मान लो ये पूजा के लिए घर, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास जो है उनका निश्चित स्थान होता है। जैसे ये घर उत्तर पद है तो ये उत्तर पद ही रहेगा, घर पूजा ऐसे नहीं होगा, घर पूजा ऐसे ये नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समास जो है इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो संयोग होता है वो समास कहलाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को कही जाती है, तो वो क्या हुआ, समास हो गया। अब यूं देखते हैं, जैसे मान लो समास और संधि है, भाई अपन संधि भी पढ़ते हैं समास भी पढ़ते हैं, संधि में और समास में क्या अंतर हुआ, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। संधि और समास में क्या होता है, समास में शब्दों का योग होता है, समास में क्या होता है, शब्दों का योग होता है, ध्यान समझे आप, शब्दों का योग होता है। और संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है। जैसे यहां विद्या और आले, आ और आ, यहां पर क्या हुआ, आ और आ का मेल हुआ है विद्यालय, और यहां पर समास यदि हम इसको कहेंगे तब क्या होगा, यानी विद्या और आलय ये दोनों शब्दों का संयोग हुआ है। तो इसका अर्थ है कि जैसे मान लो और संधि और समास में यदि अंतर पूछा जाता है उसमें शब्दों का योग होता है, इसमें वर्णों का योग होता है। दूसरी बात क्या है कि समास में क्या होता है, पदों के जो प्रत्यय होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, अंत वाले जो प्रत्यय होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, प्रत्यय जो जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तीसरी बात क्या होता है कि संधि को जो तोड़ा जाता है तो उसे विच्छेद कहा जाता है, संधि को तोड़ना जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विच्छेद कहा जाता है। और समास को जब तोड़ा जाता है तो उसे विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समास विच्छेद नहीं होता, समास विग्रह होता है, संधि विग्रह नहीं होता, संधि विच्छेद होता है। ये ध्यान रखेंगे, संधि का विच्छेद होता है, समासों का क्या होता है, विग्रह होता है। तो जैसे मान लो भाई पीतांबर शब्द है, पीतांबर जो शब्द है
ये पीतांबर जो शब्द है इसमें संधि भी है, समास भी है। समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? पीत है अंबर जो, अंबर जो, यानी इसमें जो है वो कर्मधारय समास, इसकी हम परिभाषा आगे पढ़ेंगे। और अगर हम संधि के रूप में अलग करेंगे तो पीत प्लस अंबर, तो इसमें क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ, अंबर शब्द अलग हो गया और पीत अलग हो गया। पीत अंबर या पीतांबर, इसको विग्रह करेंगे समास के रूप में तो पीता है अंबर जो या पीला है अंबर जो, इस प्रकार होगा। तो यूं कह सकते हैं, इसमें दो तीन जो अर्थ होते हैं। अब यदि हम देखें कि समास की अपन ने परिभाषा पढ़ ली, आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो आपने देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि समास होते कितने हैं, समास कितने होते हैं। देखिए, समास जो है वो वैसे 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 4 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष के, किसके? इसके तत्पुरुष के 2 अतिरिक्त जो प्रभाग माने गए हैं, लेकिन वो स्वतंत्र भेद हैं, इसलिए इनको 5वां और 6वां ही कहा जाता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास। आधे तत्पुरुष में ही है, लेकिन इनको अलग ही नाम दिया गया, तो इसको हम 6 ही भाग मानेंगे। यूं कह सकते हैं, जैसे मान लो यदि हम सबसे पहले अव्ययीभाव पढ़ेंगे, भाई 6 प्रकार हो गए इसके, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये तो मुख्यतः है। इसके साथ साथ तत्पुरुष के 2 भाग जो स्वतंत्र है, कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों क्या हो जाते हैं? इसके अलग नाम दिए गए हैं, स्वतंत्र भेद है, इसलिए ये कुल मिलाकर के कितने भाग हो जाते हैं? 6 भाग हो जाते हैं। इन समासों का जो प्रकार है वो इनको अलग अलग क्यों कहा गया है, इनको अलग अलग क्यों रखा गया? अव्ययीभाव क्यों कहा गया है, तत्पुरुष क्यों कहा गया है, द्वंद्व क्यों कहा गया, बहुब्रीहि क्यों कहा गया है, इनको हम अलग अलग समझेंगे। भाई जैसे मान लो कई जो समास होते हैं, उन समासों में पहला पद विशेष महत्व रखता है। कई समास ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कई समास ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होकर के कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है ना। और कई ऐसे समास, अर्थात इनको अलग अलग इनका नाम क्यों दिया गया है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पहला समास है वो कौन सा है? अव्ययीभाव है। अव्ययीभाव समास है, तो अव्यय का अर्थ क्या है? यानी अ प्लस व्यय। व्यय का अर्थ यूं कह सकते हैं, खर्च होना, व्यतीत होना, और एकार्थीय नहीं। यानी ऐसा समास या ऐसे शब्द या ऐसा समास जिसका एक प्रथम पद है वो कभी खर्च नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। जैसे देखिए, अव्ययीभाव समास को हम पढ़ेंगे, जिस समास का पहला पद प्राय प्रधान होता है। अव्ययीभाव में आप इतना ध्यान रखेंगे, प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव कहते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव कहते हैं। और दूसरा पद प्राय संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है, या पूरा पद भी अव्यय हो सकता है। जिसका पहला पद अव्यय, दूसरा पद प्राय संज्ञा हो तथा समस्त पद भी अव्यय हो सकता है, उसे अव्ययीभाव कह सकते हैं। आज देखिए, उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसको विग्रह करेंगे क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ये यथा है, ये क्या है? अव्यय है। यथाशक्ति ले लो आप, यथा समय ले लो, है ना, यथानुकूल ले लो, यथा समय ले लो। तो यथा शब्द तो नहीं बदला, ये बदल रहा है। जैसे व्यर्थ है, क्या हो जाएगा? व्यर्थ है। दरअसल है, दरअसल शब्द है, इसमें क्या है? इसमें भी अव्ययीभाव है। जैसे यथा शब्द के साथ यथा नियम भी हो गया। निसंदेह, इसमें जो नी है, जैसे निसंदेह, निसंकोच। अनजाने, अन शब्द में यहां पर अन के साथ जुड़ने वाले आजन्म, आदिनांक, अकारण यानी
उपसर्ग जुड़ गया, यानी क्यों कह सकते हैं कि कुछ उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो भी अव्ययी भाव में ही आते हैं। प्रत्यक्ष है, यथाविधि है, अभूतपूर्व है। देखिए ये बेकार में बे उपसर्ग से, जैसे बेकार, बेखबर, बेहद, बेपरवाह, ये शब्द क्या है? बेइज्जत, ये सभी अव्ययी भाव है। प्रतिदिन में प्रति देखिए, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति क्षण, प्रत्येक, ये शब्द क्या है? किसमें आ जाते हैं? अव्ययी भाव में आ जाते हैं। जैसे निडर है, बेहद हो गया, समक्ष है, हर रोज, हर बार, हर समय, हर घंटा, ये क्या हो गया? यानी हर शब्द है वो क्या है? अव्यय है। बेकसूर में बे अपन ने पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ लिया। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं किसी शब्द का 2 बार प्रयोग हो जाता है तो वहां भी क्या हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। जैसे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से, जैसे दिनों दिन, इसमें अव्ययी भाव है। धीरे धीरे, इसमें अव्ययी भाव है। पहले पहल, इसमें अव्ययी भाव है। धड़ाधड़, सरासर, आप से आप, मन ही मन, कहीं न कहीं, बीचों बीच, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, यानी दिन और दिन, ये क्या है? अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण है। तो किसी शब्द का 2 बार प्रयोग हो जाता है तो वो भी अव्ययी भाव में आ जाता है। अव्ययी भाव के रूप में आप समझ गए होंगे। जैसे ये आ शब्द है, यदि आजन्म है, अपन ने क्या लिया? आजन्म लिया। आ जन्म, इसमें आ अलग है, यानी ये अव्यय होता है। तो अब आ से हम कितने बना सकते हैं? जैसे आजीवन, क्या बना सकते हैं? आजीवन, आमरण, आकंठ, और भी बहुत सारे, आजन्म, आजान बाहु, ये सभी क्या हो जाते हैं? सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं और अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे, जैसे बे, अपने बेकसूर पढ़ा, ये इसमें बेकार भी आया, बेहद भी आया, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बेदाग है, बेवफा है, बेचैन है, ये शब्द क्या है? अव्ययी भाव है। तो यहां अव्ययी भाव आप समझ गए होंगे। यूं कह सकते हैं कि उपसर्ग वाले है ना, लगभग वो शब्द भी अव्ययी भाव में ही आते हैं। अव्ययी भाव के बाद आता है तत्पुरुष समास। कौन सा आता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से देख लीजिए। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद संज्ञा होता है, पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, मनशिज, चूहमार, पकौड़ी, है ना, तिलचट्टा, चितकबरा, जलद, ऊर्ग, गोबर गणेश, ये सब क्या है? तत्पुरुष के। अब इनको हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। देखिए जैसे यहां पर युधिष्ठिर शब्द है, युद्ध में स्थिर जो होता है, इसके भी कितने भाग हैं? 6 भाग हैं इसके। तत्पुरुष समास के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। अब 6 भाग हैं, वो अलग अलग देखते हैं 6 भागों को। जैसे देखिए, इनके जो 6 भाग है, आपको कारक याद होने चाहिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे पहले कर्ता कारक होता है और 8वां कारक जो होता है वो संबोधन होता है। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, कर्ता को छोड़ दो, संबोधन, इनके बीच में जो 6 प्रकार पड़ते हैं वो के वही क्या होते हैं? किसके पढ़ते हैं? तत्पुरुष के प्रकार। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पेपर, यहां पर एक अधिकरण और हो जाता है और उसे अधिकरण तत्पुरुष से कहा जाता है। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का मतलब को आता है, शरण को आया हुआ, शरणागत, शरण को आया हुआ, मरण को आसन, मरणासन, इसको हम क्या कहेंगे? मरणासन। तो कर्म तत्पुरुष हो जाता है, क्या हो जाता है? कर्म तत्पुरुष हो जाता है। कर्ण तत्पुरुष, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, यानी द्वारा जो है वहां पर, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित, क्या हो जाएगा? हस्त लिखित, हस्त से लिखित। जैसे दयाद्र शब्द है,
एक शब्द है दयाद्र, यानी दया से आर्द्र, यानी दयाद्र शब्द है, दया से आर्द्र जो है, अर्थात जिसमें अधिक दया है। और भी जैसे मुंह मांगा मुंह से मांगा, कपड़ छना कपड़े से छनावा, मन से माना वहा, दस्तकारी, हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद, मदांध मद से अंध, कष्ट साध्य कष्ट से साध्य, अर्थात ये कष्टों से कष्ट साध्य। तो इन सभी में क्या है? कर्ण तत्पुरुष है। से आ गया, से द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? संप्रदान कारक की विभक्ति क्या हो जाती है? संप्रदान के लिए, के लिए विद्यालय, विद्या के लिए घर, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, रसोई के लिए घर, देव बलि देव के लिए बलि, राह के लिए खर्च, रण निमंत्रण रण के लिए निमंत्रण, कृष्णार्पण कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, यानी कृष्ण के लिए अर्पण। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएंगे। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, अपादान से अलग, जिसमें अलग का भाव होता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख क्या हो जाता है? धर्म से विमुख। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे अपन अपदान तत्पुरुष को ही ले सकते हैं कि जैसे कामचोर, कामचोर, काम से जी चुराने वाला क्या हो जाएगा? नेत्रहीन, नेत्र से हीन। जल शून्य, जल से शून्य। भयभीत, भय से भीत। इन सभी में क्या है? अपादान तत्पुरुष है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पद से च्युत, लोकोत्तर, लोक से इतर। कामचोर, देश निकाला, देश से निकाला। जाति से भ्रष्ट, जाति भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कर्तव्य भ्रष्ट, अर्थात कर्तव्य विमुख, अपने कर्तव्य से विमुख। ये सभी क्या है? अपादान तत्पुरुष है। इसके अलावा है समन तत्पुरुष। समन तत्पुरुष में जैसे भारतवासी, समन का के की होता है। क्या? का के की, जिसमें का के की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां पर समन तत्पुरुष होता है। जैसे भारतवासी, भारत का वासी। राजदूत, राजा का दूत। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अमचूर, आम का चूर्ण। गजराज, नूरजहां, हुक्मनामा, वन मानुष। और रेलगाड़ी, नरेश, घुड़सवार, देवालय, कन्यादान, कन्या का दान। बंदरगाह और राजदूत, राजा का दूत। राम कहानी, राम की कहानी। ये सभी क्या है? संबंध तत्पुरुष है। क्या है? संबंध तत्पुरुष है। जैसे और भी जैसे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, इनमें भी संबंध मंत्रियों की परिषद है। जैसे स्वर्ण घट है, स्वर्ण का घट है। इसी प्रकार जैसे दुख सागर है, दुखों का सागर है। जगतनाथ, जगत का नाथ है। इन सभी में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष के अलावा छठा जो भाग होता है वो होता है अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? मैं, पर, यानी मैं, पे, पर, मैं, पे, पर, इनका लोप होता है। ये विभक्तियां होती है इसमें। जैसे जलमग्न, यानी जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। और भी बहुत सारे हैं, जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आत्मनिर्भर में क्या होगा? आत्म पर निर्भर। और भी बहुत सारे शब्द हैं। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, यानी अधिकरण तत्पुरुष है इसमें। जीव दया, जीवों पर दया। जैसे जीव दया, जीवों पर दया। जैसे जलमग्न है, जल में मग्न है। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है। तो ये सभी क्या है? अधिकरण तत्पुरुष के भाग है। अब देखिए समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपको होमवर्क भी देना, यानी आपको कुछ प्रश्न भी देने हैं।
जिन प्रश्नों को आपको करके दिखाना है। तो देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, यानी यूं कह सकते हैं कि प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं और वो 5 प्रश्न हैं, उन 500 प्रश्नों को आपको करना है। दूसरा भाग जब आएगा, तो इसमें पूरे के पूरे समास हम पढ़ लेंगे और आपको कम से कम 20 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो कंपटीशन में भी आपके सहायक नहीं, कंपटीशन भी उनमें से बाहर नहीं जाएगा। लगभग कंपटीशन के जो है वो भी सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो आज अभी तो हम लगभग 5-7 प्रश्न ही करेंगे और अगले में वीडियो में हम 20 प्रश्न है वो इनको सहित लेकर के पूरे के पूरे समास पढ़ के और करेंगे। और वो लगभग वीडियो है वो थोड़ा लंबा होगा, यानी लगभग 40 मिनट का होगा, जिसमें आप पूरा कंप्लीट समास है वो पढ़ लेंगे, यानी भाग 2 आएगा शीघ्र ही। तो चलते हैं अपन आपको आज के प्रश्नों की तरफ। ये देखिए, आपके लिए जो शब्द हैं अर्थात जो प्रश्न हैं सिर्फ 3 है और 3 के आधार पर यूं कह सकते हैं कि 10 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, समास शब्द किन 2 शब्दों के योग से बना है? सम प्लस आस। किससे बना है? सम प्लस आस। निम्नलिखित शब्दों में समास पहचानिए। जेब कतरा, जैसे जेब कतरा है तो इसमें कौन सा समास है? जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला, इसका मतलब है कि कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है इसमें? कर्म तत्पुरुष है। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। और इसमें कौन सा समास आ गया आपके? रेखा के द्वारा, से द्वारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण से द्वारा होता है कर्ण तत्पुरुष। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, कर्ण तत्पुरुष। दोष से पूर्ण, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दोष से पूर्ण, यानी ये भी कर्ण तत्पुरुष हो गया। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त, अपादान तत्पुरुष हो गया। इसमें क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। बेवफा, बेवफा को यदि हम करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, क्या होगा? इसका हम विग्रह करेंगे क्या होगा? बेवफा का क्या होगा? यानी बिना वफा के। क्या हो जाएगा? बिना वफा के, अर्थात जिसको हम विश्व पर विश्वास नहीं कर सकते। प्रत्यंग, प्रत्यंग का बताइए, यानी हर अंग, प्रति अंग। क्या हो जाएगा? प्रति अंग, या अंग अंग भी कह सकते हैं, हर अंग भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया कि प्रत्यंग शब्द का समासिक विग्रह होगा, वहां पर प्रत्येक अंग हो सकता है, प्रति अंग लिखा हुआ हो सकता है, अंग अंग लिखा हुआ हो सकता है, हर अंग लिखा हुआ भी हो सकता है। तो ये कौन सा समास हो गया? इसमें भी अव्ययीभाव हो गया। बेवफा में भी क्या हो गया? अव्ययीभाव हो गया। तो इसमें अव्ययीभाव हो गया। दोषपूर्ण में कर्ण तत्पुरुष हो गया, रेखांकित में कर्ण तत्पुरुष हो गया, जेब कतरा में जेब को कतरने वाला कर्म तत्पुरुष हो गया, सेवा से निवृत्त अर्थात वो अपादान तत्पुरुष हो गया। निम्नलिखित शब्दों का समासिक विग्रह कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का समासिक विग्रह। निडर, निडर को क्या लिखेंगे? डर से रहित, बिना डर के। बिना डर के या डर से रहित। यथोचित, यथोचित को क्या लिखोगे? यानी जैसा उचित, यथा उचित। क्या होगा? यथा उचित कोष्टक में जैसा उचित। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। कौन सा समास होता है इसमें? यानी अधिकरण तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष। स्वर्ग में वास। पराश्रित, पराश्रित का क्या हो जाएगा? पर आश्रित। क्या हो जाएगा इसका? पर आश्रित, यानी में पे पर जो होता है। अब पर तो अलग है ही है, इसमें पर और है, यानी पर में पे पर, वो हो गया। ये कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। विग्रह क्या हो जाएगा? शल्य द्वारा
चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का शल्य द्वारा चिकित्सा, और ये हो जाएगा कौन सा, संप्रदान यानी कर्ण तत्पुरुष, सॉरी कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कारावास, कारा के लिए आवास, कारावास का क्या होगा, कारा के लिए आवास, कारा के लिए आवास, इसका मतलब हो गया कि ये संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। तो यहीं तक अपन ने पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि पहला भाग जो है, प्रथम भाग है, इसको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।